बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत ही गूढ़ ज्ञान रखते हैं। बड़ी मुश्किल से उनसे समय लिया है और निश्चित रूप से आज का जो समय है वो अपने आप में आप सब लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ करके जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर जी यादव जी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप योग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। आप 3 पुस्तकें लिख चुके हैं, तीनों ही पुस्तकें आपकी अमेजोन पे इस समय बेस्ट सेलिंग चल रही हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे चिर परिचित भी हैं जो आपकी पुस्तकों को पढ़ करके जिनका नेट और जीआरएफ क्लियर हुआ है। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हमारे बीच में आज एक विषय को लेकर उपस्थित हैं। मैं समय को बिल्कुल जाया ना करते उनको आमंत्रित करूंगा, आप आए। आपको सुनने के लिए मेरी पूरी टीम, हमारे सारे दर्शक बहुत बेताब हैं। आप आए और अपना विषय रखें। डॉक्टर धर्मवीर यादव जी। इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन यानी भारतीय योग शिक्षा संघ के सभी पदाधिकारियों को, खासकर डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर प्रमोद जी और पूरी जो राष्ट्रीय टीम है, अंतर्राष्ट्रीय टीम है, स्टेट टीम है आपकी और जिला स्तर के कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में जितने भी जिज्ञासु थेरेपिस्ट जुड़े हैं उन सब का मैं अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि पहले से विदित था कि आज का व्याख्यान किस विषय पर होगा, मान्यवर आपने बताने में एक दो चूक कर दी है। मैं बताना चाहता हूं कि मलखम नहीं है, वो योग में ही वर्ल्ड चैंपियन है। और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ सर, मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है अपने रेवाड़ी में, हरियाणा में, उसमें मैं पिछले 5 वर्ष से कार्यरत हूँ। तो ये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, ये चूक जो हुई है क्योंकि काफी सारे वक्ताओं से दिन भर बात चलती रहती है तो थोड़ा सा इधर उधर मेरे से हो जाता है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों थोड़ा सा इसको अपडेट कर लें। सर प्लीज कंटिन्यू। बताया है ताकि स्टूडेंट्स के पास या जो भी हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं उनके पास कोई गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट भारतीय योग चिकित्सक संघ का कि इस धरती पर ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो युवाओं के बारे में सोचते हैं, उनके करियर के बारे में सोचते हैं, उनकी जॉब के बारे में सोचते हैं और धरातल पर कार्य अगर कोई कर रहा है तो नेचुरली इंडियन योग थेरेपिस्ट एसोसिएशन कर रही है। मैं प्रशंसा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं आज जुड़ा हूं, मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने इनका कार्य देखा है और रियली में ही हर जितनी भी थेरेपीज है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो और अदर जितनी भी पैथी है, उन सब की बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, लेकिन योग की कोई एसोसिएशन नहीं थी। पहली बार मुझे जब इस पर जुड़ने का अवसर मिला तब मुझे इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसे बहुत क्षेत्र रह गए हैं जिन पर रिसर्च नहीं हुई है। यानी योगा मैट जो होता है, योग मैट वो सिंथेटिक होता है, जल नीति सूत्र नीति है, इनका ये इंस्पेक्शन कर सकती है, जल कैसा होना चाहिए, इन पे कोई ज्यादा गहरी रिसर्च नहीं हुई है। तो मैं काफी प्रभावित था पहली बार इनके व्याख्यान से, इनकी जो सामूहिक जो थॉट थे, जो उद्देश्य थे, उनसे मैं प्रभावित था। इसलिए डॉक्टर प्रमोद जी ने मुझे कहा और मैंने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। और आज का मेरा विषय गाउट का है। गाउट यानी वात रक्त। बहुत से मेरे साथी, मेरे दोस्त या जो इस रोग से पीड़ित हैं, वो लोग गाउट को गठिया समझते थे, लेकिन देखिए गठिया एक अर्थराइटिस होता है और अर्थराइटिस भी कई तरह के होते हैं। उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं और ऑस्टियो अर्थराइटिस भी कहते हैं, और भी कई तरह की इसकी वैरायटियां हैं अर्थराइटिस की। उसी तरह से एक गाउट है, यानी इसको हिंदी में या फिर आयुर्वेद में इसको वात रक्त कहते हैं और इसके कई नाम हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है इनको। तो इसको वात शोणित भी कहते हैं, इसको खुड रोग भी कहते हैं, इसको वात ब्लास भी कहते हैं, इसको आडे वात भी कहते हैं। और
कुछ लोग मेडिकल लैंग्वेज में इसको गाउटी अर्थराइटिस भी कहते हैं, गाउटी अर्थराइटिस। इसके अतिरिक्त इसको हाइपर यूरिसेमिया भी कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको हाइपर यूरिसेमिया कहा जाता है। तो ये तो थोड़ी सी हमने चर्चा की इसके नामकरण के ऊपर। अब जो वात रक्त हिंदी में या आयुर्वेद में इनका नाम है सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इनमें इसको वात रक्त के नाम से डिफाइन किया गया है। तो वात रक्त यानी दो शब्दों के मेल से ये बना है, वात प्लस रक्त। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो हमारा है, यानी हमारा जो खून है, उसके अंदर वात का प्रभाव बढ़ गया है। हमारे ब्लड के अंदर वात का प्रभाव बढ़ गया है, इसलिए इसको वात रक्त कहते हैं। यानी हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो दूषित हो गया है। किस वजह से? यूरिक एसिड की वजह से। अब प्रश्न आता है कि यूरिक एसिड क्या है। बहुत आजकल सुनने में आता है शब्द यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड है क्या एक्चुअली? तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो यूरिक एसिड है, जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है यूरिक एसिड की, यानी अम्ल पित्त बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो उसके छोटे छोटे कण है ना, यानी क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो होते हैं, यानी कण जो होते हैं, वो ब्लड में के साथ घूमने लग जाते हैं पूरी बॉडी। आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में आर्टरी और वेन्स ब्लड को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं, और जो वेन्स होती हैं यानी शिराएं होती है, उनमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन विहीन होता है, यानी ऑक्सीजन की उसमें कमी होती है, और वो दूषित ब्लड होता है जो फिल्टर होने के लिए वेन्स के थ्रू। ठीक है। अब हमारे जो ब्लड है उसके अंदर क्या बढ़ गया? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड में क्या है? क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, और वो कण क्या होते हैं? ब्लड के साथ फ्लो करते हैं, और वो कण जहां भी उनको मौका मिलता है, जैसे देखा होगा ना, नदी भी जो होती है बहती है, तो कहीं भी छोटा गड्ढा होता है तो उसमें वो छोटे छोटे कण जमना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बहते हैं, और जहां पर भी ज्वाइंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे फिंगर के हो, फैलेंजिज के हो, हमारे रिस्ट कलाई के हो, हमारे एल्बो के हो, कोहनी के हो, या हमारे शोल्डर के हो, हमारे नी के हो, हमारे एंकल के हो, हमारे कार्पल्स के हो, या मेटाकार्पल के हो, कोई भी हमारे ज्वाइंट हो, हाथों के, पैरों के, कंधे के, गर्दन के, इन सब में वो जमना शुरू हो जाते हैं, और वो जमते जमते उनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो और बड़ा विकार रूप में आ जाते हैं। जैसे कहते हैं कि आयुर्वेद में कहा जाता है, नेचुरोपैथी में कहा जाता है, और दूसरी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां उनमें कहा जाता है कि 80% जो डिजीज हमारे अंदर होती है उनको हमारा शरीर अपने आप ही ठीक कर लेता है। जब उनके लक्षण 80% से ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स, तब हमें पता चलता है, वो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, 80% वो डिजीज हमारे ऊपर हैवी हो जाती है, तब हमें सिम्टम्स महसूस होते हैं, खुजली चलती है या ज्वाइंट्स में दर्द होता है, तो तब हम अवेयर होते हैं। 80% तक तो शरीर हमारा अपने आप ही उनके साथ लड़ता रहता है, हमें महसूस भी नहीं होने देता है। ऐसा काफी आयुर्वेदाचार्य भी मानते हैं, ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस में माना जाता है, ऐसा कई जो योग और नेचुरोपैथी और दूसरी जो पैथी है उनके जो एक्सपर्ट है वो ऐसा मानते हैं। तो वो जोड़ों में जमना शुरू हो जाते हैं, वहां पर अपना घर बना लेते हैं, और वहां पर जाने के बाद क्या होगा कि रुकावट पैदा होगी, और रुकावट पैदा होने पर क्या होगा कि वहां पर सूजन आने लग जाएगी। ठीक है, हमारे स्वेलिंग आने लग जाएगी जिस भी पार्ट में वो डिपॉजिट हुए हैं या जमा हुए हैं, और सूजन के साथ साथ क्या होगा, दर्द भी होना शुरू हो जाएगा, और कई बार तो असहनीय दर्द भी या असहनीय पीड़ा भी होना शुरू हो जाती है। और ये वैसे जो गाउट है
या वात रक्त है, ये मतलब क्रोनिक भी होता है और एक्यूट भी होता है। एक्यूट वो होता है जो तीव्र रोग होते हैं, यानी कई बार इतना असहनीय दर्द हो जाता है कि पेशेंट को उसी समय तुरंत रिलीफ चाहिए। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनसे तुरंत में रिलीफ मिल जाता है। कुछ एलोपैथी में भी है हालांकि, लेकिन हम एलोपैथी की यहाँ बात नहीं करें। एक होता है क्रॉनिक यानी जीर्ण, जो लंबे समय तक हो जाता है। ये रोग ऐसा है कि पहले ये बड़े बुजुर्गों में ज्यादा होता था, यानी 60 ईयर्स के बाद, 70 ईयर्स के बाद, 80 ईयर्स के बाद। बट एट प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान में ये रोग युवाओं को भी ग्रसित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान का दौर ऐसा दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, भौतिकता का दौर है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और मैं अक्सर कहता भी रहता हूं कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अगर सब बीमारियों का मूल कारण है तो वो तनाव है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रही है। 20-22 साल के जो युवक और युवतियां हैं, उनको ये रोग अपने गिरफ्त में ले रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस रोग के सिम्टम्स क्या है, यानी कहीं भी जो ज्वाइंट्स हैं उनमें मतलब दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है, साथ में सूजन हो जाती है, खुजली चलना शुरू हो जाती है, कील जैसी चुभन होती है, रेड जगह हो जाती है उस ज्वाइंट के आसपास। खासकर ये अंगूठे में ज्यादा बताया है, पैर के लेफ्ट या राइट अंगूठे में ज्यादा होता है, वहां पर इसकी पीड़ा होती है। कई बार रोगी इतनी पीड़ा होती है कि रात को उठकर और चलना शुरू कर देता है। इतनी असहनीय पीड़ा होती है, कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाना पड़ता है कि उसको थोड़ा सा दर्द से राहत मिले। तो ये मैंने आपको इसके मूल सिम्टम्स बताए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका मेन रीजन क्या है, ये क्यों हो रहा है आजकल। सबसे ज्यादा अर्थराइटिस क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में भी, बुजुर्गों में भी, क्यों इसकी समस्या हो रही है? तो इसका सीधा सीधा कारण है हमारा प्यूरिन फूड, यानी हमारा फास्ट फूड, हमारा जंक फूड, हमारा सी फूड, हमारा मीट वगैरह बहुत खाते हैं लोग आजकल, मछली वगैरह बहुत खाते हैं। तो उन लोगों में ये रोग ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये कौन सी डाइट है? ये एसिडिक डाइट है जो हमारे शरीर में अम्ल को बढ़ाती है। इस रोग के मूल में क्या है? अम्ल है, अम्ल पित्त का बढ़ जाना है। तो ये जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, तली भुनी भुनी चीजें हैं, है ना, डिब्बाबंद चीजें हैं, या प्रिजर्वेटिव जो चीजें हैं खाने पीने की, या केमिकल युक्त जो चीजें हैं, है ना, आजकल गेहूं, अनाज, फल, सब्जी, इन सब में कहीं ना कहीं कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं जो हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, दूसरी दवा, जितने भी आहार हम लेते हैं, उन सब में खेतों में कहीं ना कहीं यूरिया, डीएपी या कुछ इस तरह के खाद भी डाले जाते हैं जो सीधा सीधा हमारे इससे जुड़े हुए इस डिजीज से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और गीता में तो स्पष्ट कहा है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त शौकन बोधस्य योगे भवति दुःखः। गीता के 6ठे अध्याय का 17वां ये सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि वे जिसका आहार ठीक नहीं है, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके विचार ठीक नहीं है, जिसकी चेष्टा ठीक नहीं है, वो योग भी करेगा तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, योग करके भी उसको दुख ही मिलेगा। तो आपने सुना भी होगा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो इन सब के मूल में कहीं ना कहीं हमारी जो एसिडिक यूरिक एसिड से रिलेटेड जो डाइट है वो खतरनाक है। हमें कहते हैं कि एसिडिक जो फूड है, यानी तला भुना हुआ फूड है, वो 80% तक लेना चाहिए। नहीं, 80% तक एट प्रेजेंट हम ले रहे हैं, बल्कि कहते हैं एल्काइन जो डाइट है वो 80% होनी चाहिए, 20% जो है वो एसिडिक होनी चाहिए। और 0 से 7 तक का जो पैमाना है वो एसिडिक है, यानी अम्लीय है। 7 से ऊपर तक, 14 तक का जो है
वो एल्काइन है। और आजकल एल्काइन डाइट हम बहुत कम ले रहे हैं। नारियल का जो पानी है उसमें एल्काइन डाइट होती है। तो एल्काइन डाइट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और आजकल जितना भी तला भुना हम खाते हैं वो सारा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, यानी गैस बनाता है वो। और उसको तो नेचुरोपैथी में तो उसको कहते हैं कि ये तो डेड फूड है, इसे डेड फूड माना जाता है, क्योंकि ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, चिकना, ये सब डेड फूड में आता है। तो हालांकि आहार का लेक्चर अलग हो सकता है डाइट का, क्योंकि मैं 2-3 चीजों को मेन मानता हूं कि हमारा स्ट्रेस इज द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज, यानी स्ट्रेस तो मेन है ही, तनाव तो है ही, साथ में उसके पीछे आहार भी है, हमारी डाइट भी है, हमारा भोजन भी। ठीक है। और जो यूरिक एसिड को कम करने वाली चीजें हैं वो हमें खानी चाहिए, यानी सैलेड वगैरह हमें ज्यादा खाना चाहिए। तो ये मैंने जनरल सी बात आपको बताई है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आजकल साइकोसोमेटिक डिजीज बहुत बढ़ रही है, यानी उनको मनोकायिक कहें, मनोदैहिक कहें, यानी मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोगों से शारीरिक रोग हो रहे हैं, शारीरिक रोगों से मानसिक रोग हो रहे हैं। ठीक है। तो गाउट भी एक अर्थराइटिस का ही प्रकार में आता है। ये इनके नाम अलग अलग दे दिए हैं क्योंकि इन सब का संबंध ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड का बढ़ने से ही है, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो रोमेटेड अर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, संधिवात हो, ये सारे जितने भी अर्थराइटिस से रिलेटेड हैं ये इसी के पार्ट है। ठीक है। तो गाउट भी इस अर्थराइटिस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कई बार इसको गाउटी अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भी एक अर्थराइटिस का ही प्रकार है। अब हम बात करते हैं इसके उपचार। इसका उपचार क्या है, इसका क्या हम उपाय करें। एक तो ये होना, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम रोग को ठीक क्यों करें, हम ऐसी डाइट लें, ऐसा आचरण करें कि हमें रोग ही ना हो। तो अगर हो जाए तो उसका क्या ट्रीट करें। और इसका एक रीजन ये भी है, आजकल एलोपैथी की दवाइयों का प्रचलन बढ़ रहा है। तो इसमें 2-3 रीजन और भी बताता हूँ कि जो यूरिक एसिड बढ़ रहा है ब्लड में, उसके 1-2 मेन रीजन और बता देता हूँ आपको। कि आजकल किसी को कफ कोल्ड हुआ, छोटा सा थोड़ा बहुत पेन हुआ, या कोई भी इस तरह की तकलीफ हुई, तो आजकल एलोपैथी की जो टैबलेट्स हैं, इंजेक्शन है, वो बहुत लेते हैं। तो ज्यादा एलोपैथिक टैबलेट्स वगैरह लेने से हमारा लीवर भी काम करना छोड़ देता है। कहते हैं ना, सन्नी देओल कहते हैं फिल्म में कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है। तो 2.5 किलो का हाथ उसका है या नहीं है पता नहीं, लेकिन 1.5 से 2.5 किलो का लीवर जरूर होता है। और लीवर हमेशा प्रोटेक्ट करता है जो भी हम विषाक्त चीजें खाते हैं, जो भी हम एसिडिक चीजें खाते हैं, जो भी हम टॉक्सिन यानी कोई भी गंदगी हमारे शरीर में बनी है, या कोई भी एलोपैथिक टैबलेट वगैरह हम खाते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन लीवर भी फिर बेचारा हैबिचुअल हो जाता है वो चीजें खा खा कर, और फिर बाद में उसके रिजल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं। जब 80% तक जब शरीर भी उनको सहन करके परेशान हो लेता है, तब बाहर कोई ना कोई सिम्टम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा एक रीजन ये भी बताया कि हमारी किडनी की भी किडनी आजकल बहुत फेलियर हो रही है, बहुत खराब हो रही है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों फिर भी अवेयर नहीं हो रहे हैं। किडनी भी एक रीजन इसमें बताया गया है, लीवर के साथ साथ किडनी का क्या, कि किडनी भी ब्लड को फिल्टर करती है, और किडनी डैमेज है या ठीक से कार्य नहीं कर रही है, उसकी वीक है किडनी, तो हमारा ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से छनेगा नहीं। और जब ब्लड छनेगा नहीं तो यूरिक एसिड क्या होता है कि वो पूरी तरह से हमारे यूरिन में नहीं आ पाएगा, यानी मूत्र में नहीं आ पाएगा, और वापिस वो ब्लड में नहीं जाता है। तो ब्लड में जितना यूरिक एसिड रहेगा ज्यादा रहेगा, यानी आपने सुना होगा ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ठीक है। 7 से नीचे मैंने आपको अभी बताया पैमाना कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर कोई भी चीज जो होती है वो
एल्काइन होती है, क्षारीय होती है, ठीक है, बेस होती है। तो अब मैं कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग, ये ऐसी चीजें हैं, ये किसी एक रोग को ठीक तो करती है, साथ में दूसरे रोगों को भी ठीक करती है। ये सबसे बड़ी अच्छी खासियत है योग की, आयुर्वेद की और प्राकृतिक चिकित्सा की। दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धति है वो सिर्फ एक पक्ष पर काम करती है, एक रोग पर काम करती है, और फिर हो सकता है उसके साथ साथ दूसरे रोग को बढ़ा दें या दूसरी डिजीज को बढ़ा दें। लेकिन योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनमें एक रोग के साथ साथ दूसरे रोग भी ठीक हो जाते हैं, दूसरे रोगों का भी समूल नाश हो जाते हैं। यानी मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो किसी विशेष पार्ट के लिए हो सकती है, लेकिन शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा पद्धतियां अगर कोई है तो वो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा है। और आजकल इसी चिकित्सा पद्धति की ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हमारा पारिजात होता है, यानी हार श्रृंगार होता है। सुना होगा आपने, उसको पारिजात भी कहते हैं, हार श्रृंगार भी कहते हैं। मैं बिल्कुल देसी चीजें आपको बताऊंगा, ज्यादा आयुर्वेद की चीजें भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल चीजें जो आप इजीली अपने घर पे प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके जितने भी टाइप के अर्थराइटिस हैं, चाहे वो गाउटी अर्थराइटिस हो, चाहे आपका वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, कोई भी अर्थराइटिस हो, उन सब में ये पारिजात हार श्रृंगार बहुत अच्छा काम करता है। चाहे आपके किसी भी प्रकार का दर्द हो ज्वाइंट्स का, चाहे वो आपके शोल्डर में हो, चाहे आपके नी में हो, चाहे आपके एंकल में हो, सभी में बहुत अच्छा काम करता है। तो कैसे प्रयोग करना है? पारिजात को आप, या हार श्रृंगार का जो पत्ता है, 5 से 7 पत्ते लीजिए, ठीक है। उन पत्तों की आप चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर उन पत्तों को थोड़ा चटनी बना के शाम को डाल दीजिए पानी में, 1 गिलास में, उसमें थोड़ा सा चूना डाल दीजिए। चूना खाना है, चूना किसी को लगाना नहीं है। राजीव दीक्षित जी अक्सर कहते हैं कि चूने से इतनी भयंकर बीमारियां दूर हो जाती है, आदमी सोच भी नहीं सकता। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है चूने से। एक 2 रुपए का चूना होता है, चुनने से आपकी हड्डियों की कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फेट सारी कमियां दूर हो जाती है। लेकिन जिनको पथरी है उनको चुनने का प्रयोग नहीं करना है, ये एक प्रिकॉशंस है। और दूध के साथ चुनने का प्रयोग नहीं करना है। आप चुनना पानी के साथ, सब्जी के साथ, और आप दाल के साथ, आप दही के साथ, लस्सी के साथ कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चुनना बहुत अच्छी चीज है। इससे अगर कहते हैं कि मेल में स्पर्म नहीं बनते हैं, स्पर्म काउंट कम है, और फीमेल में अगर ओवम नहीं बनता है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे 2 रुपए के चुनने के फायदे हैं। तो बहुत बातें हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। तो इसके साथ वो चटनी सी बना के 1 गिलास में आपने रख दिया, साथ में चुना, उसमें थोड़ा सा, कितना, चना जितना होता है इतना चुना होना चाहिए, वो घोल दिया। फिर सुबह उसको अच्छी तरह से छान के, फेंट के आप उसको पी सकते हैं। या किसी को दिक्कत है थोड़ी बहुत, भाई ठंडा लगता है, तो थोड़ा उसको बॉईल करके भी आप पी सकते हैं। दूसरा तरीका, अच्छे से बॉईल करके जो 50% बच जाए तब भी आप पी सकते हैं उसको। आप देखना आपके दूसरे तीसरे दिन ही आपके जॉइंट्स हैं वो खुलने लग जाएंगे। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैं पेशेंट्स के बीच में रहा हूँ और नेचुरोपैथी सेंटर में रहा हूँ, तो मेरे सामने पेशेंट आते थे तो वो बताते थे मुझे। तो मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ ये पूरी प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ जिन्होंने प्रयोग की है। और ये जो पारिजात हार श्रृंगार कई बीमारियों में काम करता है, कई बीमारियों। एक दूसरा, सौंफ, आप लिख लीजिए, सौंफ, अजवाइन, चिरायता, नीम, गिलोय, सौंफ,
ठीक है। अगर आपने सुबह हार श्रृंगार का और चूने का प्रयोग किया है तो इसको आप इवनिंग में ले सकते हैं, या इसको आपने मॉर्निंग में प्रयोग किया इस नुस्खे को, तो उसको हार श्रृंगार वाले को इवनिंग में ले सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत ज्यादा दवाइयां हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं बहुत ही आयुर्वेद का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। इसके अलावा मैं आपको नेचुरोपैथी और योग से जोड़ के चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे साथी डॉक्टर हैं, डॉक्टर भंवर सिंह जी, वो बताते हैं कि तुम मुझे समय, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और डॉक्टर साहब नारा देते हैं कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। रियली में अगर आपको ठीक ढंग से शरीर मन और आत्मा की चिकित्सा करवानी है तो आपको समय देना पड़ेगा, और उसके लिए किसी न किसी तरह आपको समय निकालना पड़ेगा। और आजकल बीमारी का कारण भी ये भाग दौड़ है कि हम चलते चलते टैबलेट लेना चाहते हैं, चलते चलते कोई भी ऐसी चीज है कि हमें सफर में या कहीं जाना ना पड़े, शॉर्टकट चाहते हैं, और इस वजह से हम बीमारियों से ग्रसित होते जाते हैं। और मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें कहा था कि 2030 तक हमारे शरीर में जितनी भी एलोपैथी दवाइयां हैं वो काम करना छोड़ देंगी, जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां खासकर वो काम करना छोड़ देंगी। तो मैं आपको कुछ इसमें देखो, सबसे अच्छा देखो मेन चीज क्या, मैंने भोजन बताया आपको कि आपकी आहार में गड़बड़ी है, आपका अपथ्य है, आपका कुपथ्य है, आपका आहार ठीक नहीं है, अयुक्त आहार है। और एक ही बड़ा रीजन कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में गर्मी बढ़ी हुई है। आयुर्वेद मानता है कि आपके ब्लड में गर्मी बढ़ गई है, आपके ब्लड में भी पित्त का भी प्रकोप हो गया है, आपके ब्लड में वात का भी प्रकोप हो गया है। तो गर्मी को शांत करने के लिए ब्लड की, वात को शांत करने के लिए ब्लड की नेचुरोपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो नेचुरोपैथी में, क्योंकि मैंने कहा ना नेचुरोपैथी शरीर मन और आत्मा की चिकित्सा करती है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनका पहले हमें क्या करवाना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स करवानी चाहिए। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं समय समय पर, तो पंचकर्मा और नेचुरोपैथी और षटकर्म ये बहुत अच्छी चीजें हैं बॉडी को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए। और जिस तरह गाड़ी की हम समय समय पर सर्विस कराते हैं, ऐसे ही हमें अपने शरीर की भी समय समय पे हर 6 महीने में एक बार सर्विस जरूर करवा लेनी चाहिए। चाहे वो नेचुरोपैथी से करवाएं आप, चाहे वो आप पंचकर्मा से करवाएं, चाहे आप षटकर्म से करें। लेकिन थोड़ा इजी जो प्रोसेस है और जो आसान प्रोसेस है वो आपका नेचुरोपैथी, सस्ता प्रोसेस है, बिल्कुल प्रकृति से आप जुड़ जाते हैं। तो नेचुरोपैथी में क्या है, देखो नेचुरोपैथी में माना जाता है कि सब रोगों का मूल कारण क्या है कि पेट में गंदगी, पेट का ठीक से साफ ना हो, शरीर में गंदगी का बढ़ना, शरीर में विजातीय तत्वों का बढ़ना, शरीर में टॉक्सिन मैटर का बढ़ना। तो उसकी सफाई के लिए शरीर में शोधन किया जाता है, एनीमा दिया जाता है। एनीमा कुछ औषधियों युक्त होता है, वो जो नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है वो अपने आप बताएंगे। और डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि कभी भी किसी पेशेंट को आप एक डिजीज को मान के इलाज मत करें। पेशेंट का जब तक आप पूरी हिस्टोलॉजी नहीं जान लेंगे, पूरी हिस्ट्री नहीं जान लेंगे, तब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे। दूसरी सबसे प्यारी बात जो कहते हैं डॉक्टर भंवर सिंह जी, कहते हैं कि मैं प्रकृति और प्रवृत्ति देखकर इलाज करता हूं। पेशेंट की और रोगी की प्रकृति देख लेनी चाहिए और उसकी प्रवृत्ति देख लेनी चाहिए, वही वो ठीक से आहार का पालन करने वाला है या नहीं। आप इलाज कर रहे हैं, वो बाहर जाकर पेटीज बर्गर कुरकुरे खा रहा है, आप इलाज कर रहे हैं, वो बाहर जाकर शराब पी रहा है, वो बाहर जाकर मीट खा रहा है, वो कोई भी पथ्य का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसे अगर उसकी प्रवृत्ति है, वो धूम्रपान का प्रयोग कर रहे हैं, तो ठीक नहीं हो सकता। उसकी श्रद्धा नहीं है इस नेचुरल ट्रीटमेंट में, योग में, आयुर्वेद में, या आपके वैद्य के प्रति उसकी वो नहीं है, तो वो ठीक से इलाज नहीं ले पाएगा, नहीं वो ठीक हो पाएगा।
प्रकृति कैसी उसकी, यानी वात प्रधान है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान है, उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। मैं गहराई में इसमें नहीं जाऊँ। तो प्रकृति और प्रवृत्ति को पढ़कर अगर हम इलाज करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें अगर सबसे अच्छी और सबसे सस्ती और सबसे इजी चिकित्सा पद्धति है तो वो है सिंपैथी, यानी सहानुभूति। पेशेंट को सहानुभूति चाहिए, यानी जो नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है, योग एक्सपर्ट आयुर्वेद का है, वो पेशेंट को समझता है, उसकी प्रकृति को, उसकी प्रवृत्ति को, और उसे प्रेरित करता है, उसे मोटिवेट करता है, उसे सिंपैथी देता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको एनीमा है, या बस्ती भी ले सकते हैं नेचुरोपैथी में। पेट का शोधन हो जाएगा, शरीर की गर्मी शांत हो जाएगी। और बस्ती एनीमा ऐसी चीज है जो वात, पित्त और कफ तीनों को शांत करती है। लेकिन कोई भी चिकित्सा पद्धति अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की देख रेख में करें, खुद देखा देखी ना करें। दूसरा, आप मिट्टी पट्टी ले सकते हैं, ये भी पेट की गर्मी को शांत करती है, लेकिन ज्वाइंट्स पे नहीं लेना है हमें, पेट पे लेना है, वो भी डॉक्टर की सलाह से लेना है। ज्यादा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो मिट्टी पट्टी नहीं दी जाती है। माथे पर मिट्टी की पट्टी ले सकते हैं, पेट पर मिट्टी की पट्टी ले सकते हैं। कटी स्नान बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि पेट साफ तो रोग साफ, या पेट साफ तो रोग माफ। मूल यहां से है सारा, पेट से। तो कटी स्नान या हिप बाथ बोलते हैं जिसको, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा सन बाथ बहुत अच्छा है। इसके अलावा लाल रेड बोतल का जल भी पिलाया जाता है नेचुरोपैथी में। और इसके अलावा स्टीम बहुत अच्छी होती है, भाप स्नान। इसके अलावा गोल्ड टब बाथ भी बहुत अच्छा माना गया है। और स्नेहन और संवेदन, पंचकर्मा में बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हैं। स्नेहन और संवेदन यानी मालिश बहुत अच्छा काम करती है इसमें, एक्यूप्रेशर के साथ मालिश। और तेल कौन सा उसमें, कैस्टर ऑयल, कैस्टर यानी अरंडी का तेल या फिर तिल का तेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है मालिश के लिए। और फिर मालिश के बाद अगर आप भाप स्नान लेते हैं तो और भी अच्छा है, यानी स्टीम बाथ। तो दोनों ही इसमें बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसके अलावा पंचकर्मा की भी जो पांचों पद्धतियां हैं उससे हम इलाज करवा सकते हैं। रक्त मोक्षण उसमें बहुत अच्छा होता है ना, वमन विरेचन, वस्ती नस्य वमन विरेचन, ये बहुत अच्छी चीजें हैं पंचकर्मा की। कुछ नेचुरोपैथी की मैंने आपको 2-3 चीजें आपको बताई, बाकी वो मैंने कहा ना, आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति देख करके कितना भयंकर रोग है, कितना पुराना रोग है। कई बार व्यक्ति एक रोग बता देता है, अपना दूसरा रोग नहीं बता पाता है, या डॉक्टर पूछता नहीं, बस एक रोग पे फोकस कर लेता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक रोग के साथ हो सकता है दूसरा रोग उससे भयंकर हो, लेकिन वो फोकस इस रोग पे कर रहा हो। तो किस तरह की डिजीज है, वो क्रोनिक है या एक्यूट डिजीज है, या उसको कोई और भी रीजन है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या एनी अदर मेजर प्रॉब्लम्स है उसको, है ना। कई बार एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी हो जाती है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है ना, या कुछ और प्रॉब्लम्स है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उसकी डाइट क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल किस तरह की है, ये सारे देखने के बाद ही पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अब बात आती है अपने योग की। योग को मैं नेचुरोपैथी से बाद में ले रहा हूं या आयुर्वेद से मैंने बाद में लिया। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखिए, ये असहनीय पीड़ा होती है इसमें खुजली चलती है, लाल लाल चित्ते से हो जाते हैं, दर्द होता है। तो पेशेंट आप पे कब बिलीव करेगा, पहले थोड़ा सा रिलीफ चाहता है, थोड़ा सा उसको जब आराम मिलेगा 1-2 दिन में, 3 दिन में, वो आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। जब खिंचा चलाएगा तब आप उसको धीरे धीरे आप योग की तरफ मोड़ेंगे। योग की तरफ मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, नेचुरल है कि योग में मंत्र उच्चारण करवाए जाते हैं, योग की प्रार्थना करवाई जाती है, ओम का उच्चारण यानी ओम चैंटिंग करवाई जाती है। ये तो हम किसी भी पेशेंट को करवा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं, 2 टाइम भी करवा सकते हैं, 3 टाइम भी करवा सकते हैं, 4 टाइम भी करा सकते हैं। इससे थोड़ा सा ब्रेन की शुद्धि होती है, ठीक है। और
इसमें सर्दी का मौसम है तो उसको आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम इसमें ठीक काम करता है। ठीक है, सूर्य भेदी आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट नोस्ट्रिल है हमारा सूर्य का प्रतीक है, लेफ्ट है वो हमारा मून का यानी चंद्रमा का प्रतीक है। ये लेफ्ट है ये ईड़ा है, राइट है वो पिंगला है। ठीक है, लेफ्ट है वो गंगा है, राइट है वो यमुना है। ठीक है, तो हमें सूर्य वेदी का पता होना चाहिए, लेकिन गर्मियों में नहीं करना है। जिसका बीपी हाई ज्यादा है उसको नहीं करना है। ठीक है, मुंह में छाले हो रखे हैं उनको नहीं करना है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा है उनको नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा सब कर सकते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट हैंड से शुरू कर सकते हैं, राइट से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लेफ्ट से शुरू किया है, मेरा लेफ्ट हैंड चलता है, तो मैं लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबा रहा हूँ, राइट से मैं इनहेल कर रहा हूँ। मैंने इनहेल किया यानी पूरक किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लिया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़। इस तरह से आप सूर्य वेदी प्राणायाम कर सकते हैं। हालांकि इससे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट को क्लोज करके राइट से लिया, राइट से छोड़, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपका जो नाड़ी शोधन है, आपने सुना होगा कि सभी 8 ग्रंथों में दिया गया है कि 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई है, और प्रश्नोपनिषद में तो नाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बताई गई है, 72,72,10,201 नाड़ियां बताई गई है। तो इन सब नाड़ियों की नाउस की शुद्धि नाड़ी शोधन प्राणायाम से होती है, या फिर आजकल मॉडर्न वे में थोड़ा उसका परिशुद्ध या दूसरा रूप है अनुलोम विलोम, वो किया जाता है अल्टरनेट ब्रीदिंग, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि बीमारी की वजह से मन विचलित हो जाता है, मैंने कहा ना मानसिक रोगों से शारीरिक रोग होते हैं, शारीरिक रोगों से मानसिक रोग हो जाते हैं, तो ब्राह्मणी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है क्योंकि उससे मन शांत होता है। तो ब्राह्मणी जो प्राणायाम है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सब योग गुरु हैं ही, आप सब जानते ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई योग से जुड़ा हुआ ना हो, इसमें लगभग सभी होंगे। दूसरा, इस तरह से भी ब्राह्मणी प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा हमें कपालभाति भी करना चाहिए। वो देखना पड़ेगा कि आपके अंदर ज्यादा हीट बढ़ी हुई है या कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज्यादा है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग इसको लाइट ले लेते हैं, भाई कोई भी अनुलोम विलोम कर लो, कोई भी कपालभाति कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। थेरेपी इज द डिफरेंट। योग की जब थेरेपी हो रही है तो उसमें जो एक्सपर्ट है, यानी जो योगा थेरेपिस्ट कहें, उसको ट्रेनर कहें, इंस्ट्रक्टर कहें, स्पेशलिस्ट कहें, विशेषज्ञ कहें, उसी के निर्देशन में करना चाहिए, और वो योग का अच्छा जानकार होना चाहिए। आजकल समस्या यही है कि योग में डिग्री डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन योग के ठीक से जानकार नहीं है। और अकेले अमेरिका में 3,500 से ज्यादा हर दिन ट्रेजेडी हो रही है, हर दिन ट्रेजेडी हो रही है गलत योग कराने से। अब सोचिए अकेले देश में इतने तो कितने देश हैं, गलत योग कराने से किसी की हड्डी क्रैक हो गई, किसी को ज्यादा कपालभाति कराने से हीट बढ़ गई बॉडी में, पित्त ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कैसे। सुन लिया कि आधा घंटा कपालभाति कराइए, 1 घंटा अनुलोम विलोम कराइए, लेकिन अनुलोम विलोम करने से भी बात ज्यादा बढ़ गई, कपालभाति के करने से हमारा पित्त बढ़ गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, है ना, और कई तरह की प्रॉब्लम्स हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ये क्रियाएं हैं, या आसन है, या प्राणायाम है, ध्यान है, मुद्रा है, बंध है, ये किसी बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट के निर्देशन में करना चाहिए। और ये जो थेरेपी का ग्रुप है रियली में बहुत अच्छा बनाया गया। आज सबसे ज्यादा इसी की जरूरत थी, और मैं माननीय प्रमोद जी और विपिन जी और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन रियली में बहुत ही महान आत्मा है जो पूरे देश में जो जन जागृति अभियान चलाया है। ये शायद किसी के बस की बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पूज्य स्वामी रामदेव जी काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई धरातल पे काम कर रहा है तो ये भारतीय योग चिकित्सा संघ कर रहा है। और इसके जो कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ है और बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों को ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं। और कई राज्यों में इन्होंने योजना भी बहुत अच्छी बनवाने का प्रयास किया ताकि हमारे युवा साथी बेरोजगार ना घूमे, उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिले, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग चले। बहुत से ऐसे मैंने देखे पंचकर्मा में 10-10 साल से लोग लगे हुए हैं,
नेचुरोपैथी में 10-10 साल से लोग लगे हुए हैं, योग में 10-10 साल से लोग लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, कॉन्ट्रैक्ट पे या परमानेंट, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। तो ट्रेनिंग नहीं होगी तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बीच बीच में ट्रेनिंग करवाना बहुत ही एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में एक्सपर्ट से ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है। तो योग, जो भारतीय योग चिकित्सा एसोसिएशन है, ये रियली में डाउन टू अर्थ कार्य कर रही है और आम लोगों तक इसका लाभ मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ ऐसे अच्छे प्रोग्राम, ऐसे अच्छे कार्य और भी ऐसी चीजें इंक्लूड करें। और ये संस्था बिना मतलब किसी फाइनेंशियल उसके अपना डेवलप कर रही है। कोई इसमें किसी से कुछ लिया नहीं जाता है, ना इसमें कुछ सरकार का है, ना कुछ किसी स्पेशल पर्सन का है। सब थोड़ा थोड़ा मिलकर आपस में इसका सहयोग कर रहे हैं संस्था का। और आज ये संस्था पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अपना नाम बना चुकी है, अपनी एक पहचान बना चुकी है अलग से। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसी संस्था रियली में डाउन टू अर्थ काम कर रही है। तो योग की मैं बात कर रहा था, योग के अंदर तो मैंने कुछ आपको प्राणायाम बताए और फिर मैं आपको कुछ, सर मैं कितनी देर तक अपना संबोधन रख सकता हूँ? मैक्सिमम टाइम बता दीजिए मेरे को। हमारे पास 10 मिनट के अंदर बाइंड अप कर दो। क्या सर? 10 मिनट के करीब। ओके सर, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली आई विल डू इट। प्लीज। सर ने मुझे 10 मिनट का समय दिया, बहुत समय, 10 मिनट तो मेरे लिए। और मैं बात कर रहा था आसन की, तो कौन से आसन करें। हालांकि इसमें सूक्ष्म व्यायाम अच्छे होते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जो बुक है उसमें सूक्ष्म व्यायाम का वर्णन मिलता है, यानी जो बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम। अब ये नहीं कि हमें ऐसे कराया जाता है, आप हाथों कैसे रखिए। थेरेपी में इजी वे अपनाया जाता है कि उसका हाथ पकड़ के भी आप करवा सकते हैं आराम से, ऐसे सिखाना। कोई जरूरी नहीं है कि उसका नहीं सीधा ही करो आप, आपको हार्ड रूल आप बना देते हैं। हमें सिखाया गया कि बिल्कुल सीधा हाथ होना चाहिए, आपको टाइट करना है, टाइट करना ही। जब आप थेरेपी दे रहे हैं तो आप खुद पकड़ के, बिल्कुल उंगलियां भी पकड़ पकड़ के आप उसकी, उनका सूक्ष्म व्यायाम करा सकते हैं। उनकी गर्दन पकड़ के, उनके हाथ पकड़ के, उनके नी के साथ हल्का हल्का कंफर्ट के साथ, इजी वे में। और आजकल योगा टीचर क्या लगे हुए हैं, उछल कूद कराने में लगे हुए हैं, बॉडी को तोड़ रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आज मानसिक व्यायाम की ज्यादा जरूरत है। मनोरोगों में आज योग के मानसिक पक्ष की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन को मजबूत करने के लिए योग की, ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत। तो हमें कोई जरूरी नहीं है ज्यादा कठिन एक्सरसाइज करें। आपका मन अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सूक्ष्म व्यायाम आप कराइए, आपके शोल्डर्स के हैं, आपकी नी के हैं, आपके पैरों के व्यायाम है, वो आपको करवाने हैं। इसके अलावा आप कुछ 2-3 आसन भी करा सकते हैं, जैसे लेट कर आप करवा सकते हैं अपना पवन मुक्त आसन, बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अगर इजी वे में कर सकता है, जितना कर सकता है। कहीं भी जोर जबरदस्ती और जल्दबाजी योग में नहीं करनी। जोर जबरदस्ती और जल्दबाजी योग में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पेशेंट के को आराम से पवन मुक्त आसन करा सकते हैं, 1 by 1 लेग, बोथ लेग टुगेदर। और फिर आप उनको उत्तान पादासन करा सकते हैं एक पैर से। उसके बाद उसको अर्धहलासन करा सकते हैं, सर्वांगासन करा सकते हैं। साथ में आप उनको मंडूकासन करा सकते हैं, ठीक है। सासन करा सकते हैं, मकरासन करा सकते हैं, तो दोनों श्वासन की तरह हो गई, ठीक है। आप शशांक आसन करा सकते हैं, ये भी एक श्वासन की तरह ही होता है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ज्यादा व्यायाम हमें नहीं करवाना। जैसे जैसे वो ठीक होता जाएगा, उसको लगेगा कि मैं कंफर्ट फील कर रहा हूं, तो आप भुजंगासन करा सकते हैं, सलवासन करा सकते हैं। ऐसे आप जब किसी योग्य प्रशिक्षक के देख में अभ्यास कर रहे हैं तो वो देखता जाएगा कि आपको 10 दिन हो गए, काफी फायदा मिला, तो धीरे धीरे एक्सरसाइज का तो वो इंक्रीज करता जाएगा, उनका टाइमिंग और एक्सरसाइज को, ठीक है। और राजीव दीक्षित जी भी बताते थे कि जब ब्लड में ज्यादा यानी यूरिक एसिड बढ़ जाता है या एसिड की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत अच्छी चीज बताई थी उन्होंने। आपने अर्जुन छाल सुना होगा, हार्ट
के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अगर कोई औषधि है तो हार्ट के लिए अर्जुन छाल है। अर्जुन जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है वो होती है, वो अर्जुनारिस्ट आप ले सकते थे, है ना, हार्ट के लिए। और भी कई चीजें हैं, उसकी टैबलेट्स भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। तो अर्जुन जो छाल होती है उसको दूध में अगर बॉईल करके लेते हैं, तो कईयों को दूध पचता नहीं है, तो वो दूध में बॉईल करके उसको लें, अच्छे से 4 5 7 बार बॉईल करें और फिर वो पियेंगे, तो ब्लड में जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है ना वो भी कम हो जाता है। ब्लड में बढ़ा हुआ एसिड है वो भी कम हो जाता है, ऐसा राजीव दीक्षित जी ने बताया था। तो दूध में आप किसको, अर्जुन छाल को बॉईल करके ले सकते हैं। और दूध पे एक वैसे अलग लेक्चर हो सकता है, मैं काफी एक्सपीरियंस से हेलो सर। जी सर मैं पूछना चाहता हूँ डाइट हेलो। के बारे में बता दीजिए एक बार सर। डाइट क्या लेनी चाहिए उसको? जी देखिए, आहार क्या होना चाहिए, मैंने कहा आपको कि एसिडिक जो है, यानी जो अम्लीय डाइट है उसको कम करना, यानी उसकी जो डाइट है उसमें आपको सलाद को बढ़ाना पड़ेगा। 80% कच्चा हो, 20% पक्का हो, यानी उबली हुई सब्जियां, घिया की सब्जियां हैं, तोरे की सब्जी है ना, करेला है, इस तरह की जो हरी सब्जियां होती है, मौसमी जो सब्जियां होती है वो बॉइल्ड हो, वो ज्यादा अच्छी है। दूसरा, रोटी जो होती है सिंपल चोकर युक्त रोटी होनी चाहिए, चोकर युक्त, समझते हैं ना आप, चोकर युक्त वो रोटी होनी चाहिए, 1-2 रोटी। साथ में आपके सैलेड होना चाहिए, यानी सलाद होना चाहिए आपका, खीरा, ककड़ी, टमाटर और जो भी सीजनेबल सलाद होता है वो आप यूज कीजिए। साथ में ठंडी चीजें इसमें नहीं खानी, ये आप ध्यान रखना, यानी वातवर्धक चीजें और ठंडी चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं खानी, ठीक है। ठंडा दूध है, दूध ले तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल के लें, सर्दी के मौसम में तो शिलाजी डाल के ले सकते हैं, केसर डाल के ले सकते हैं, हल्दी, कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं, कच्ची हल्दी अदरक जैसी होती है, थोड़ी अदरक भी डाल सकते हैं, है ना। तो पेशेंट की हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका डाइट चार्ट बनता है। इसलिए कहते हैं कि योग का जो एक्सपर्ट होता है उसको ऑलराउंडर होना चाहिए, यानी उसको डाइट की नॉलेज भी हो, उसको आसनों की अच्छी नॉलेज हो, उसको थोड़ी सी नेचुरोपैथी की नॉलेज हो, उसको थोड़ी सी आयुर्वेद की नॉलेज भी हो। और योग के शिक्षक को कभी भी पेशेंट को गुमराह नहीं करना चाहिए, पेशेंट को जितना पता है उतना ही बताना चाहिए, नहीं पता है तो ठीक से सीखकर, ठीक से समझकर, किसी से पूछकर ही बताना चाहिए। देखा देखी या अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए।